कि यदि आपको तैयारी करना है तो आप दोस्त और हित मत देखिए, क्योंकि कहा गया है मेरे भाई कि यदि जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। क्या कहा गया है? यदि जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जब आपका लक्ष्य एकदम निर्धारित है तो निरंतर अपने मंजिल की तरफ आप बढ़ते रहिए। आप दूसरे को मत देखिए वो आ रहा है या हमारे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए कहा गया कि जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते मेरे भाई, कि अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा बच्चों। तो इस उम्मीद के साथ आप लोग तैयारी को करें और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को करें। तो चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रचना के आधार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वह टॉपिक होगा वाक्य। क्या होगा? वाक्य। और ध्यान देंगे, वाक्य जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा देखा जाए तो इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बन रहा, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं इसको ध्यान से सुने कि शब्दों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह या शब्दों का क्रमबद्ध या सार्थक समूह जिसका कोई अपना एक अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। तो हम यहाँ देखेंगे शब्दों के व्यवस्थित व सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। तो एक बार और सुने, शब्दों का व्यवस्थित समूह या शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अपना एक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। और वाक्य के 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? इम्पोर्टेंट है। वाक्य के 3 तत्व होते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। वाक्य के तत्वों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में समझ लिया जाए। तो सबसे पहला जो तत्व है आपका पहला, उसे हम कहते हैं कर्ता। क्या? कर्ता। अभी हम बताएंगे कर्ता किसे कहते हैं। दूसरा देखा जाए तो क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। और तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। तो वाक्य के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो कर्ता, क्रिया और कर्म। अब यह देखा जाए तो कर्ता किसे कहते हैं। तो सीधी सीधी बात, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य को संपन्न किया जाता है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अर्थात जो कार्य करेगा या तो वह कोई व्यक्ति होगा या तो वह क्या होगा? कोई प्राणी होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कार्य करने वाले व्यक्ति या प्राणी को
प्राणी को कर्ता कहते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कर्ता किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति या जो प्राणी वाक्य में कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए क्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि कर्ता द्वारा, कर्ता तो आपको समझ में आ गया कि कर्ता किसे कहते हैं। तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ता जो कुछ भी करता है, जो कार्य करता है, उसका कार्य उसकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं बच्चों? तो क्रिया कहते हैं। अब कर्म किसे कहते हैं? तो क्रिया का प्रभाव क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अब देखिए क्रिया को करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया से जो वस्तु, व्यक्ति या स्थान प्रभावित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझाएं तो वाक्य में कर्ता क्रिया को छांट दिया जाए तो जो शेष पद हो जाता है, रह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं कि कर्ता, क्रिया, कर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक छोटा सा वाक्य मैं लेता हूँ कि सीता बाजार जाती है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप तो इसमें देखें कि कार्य कौन कर रही है? बाजार कौन जा रही है? सीता, अर्थात सीता ही बाजार जाने का कार्य कर रही है। तो कार्य किसके द्वारा हुआ? सीता के द्वारा। तो सीता आपका क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता। और सीता ने कौन सा काम किया? जाने की। तो जाता आपका, जाति आपका क्या हो जाएगा? क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया। और कहाँ गई? तो बाजार। तो यह जो शेष पद हो जाता है वही आपका क्या कहलाता है? कर्म। क्या कहलाता है? कर्म। तो आपका निकल गया सीता बाजार जाति में आपका सीता कर्ता, जाति क्रिया और बाजार आपका क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। एक और एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं। जैसे यहाँ कहा जाए मोहन पुस्तक पढ़ता है। कंसेप्ट को देखिए, अर्थात कार्य किसके द्वारा हो रहा है? देखिए कार्य कौन कर रहा है? तो इसमें आप पाएंगे कि मोहन क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। इसलिए मोहन क्या हो जाएगा? आपका कर्ता। और मोहन कौन सा कार्य किया? पढ़ने का। तो उसके कार्य को क्या कह दिया जाएगा? क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया। और क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ा। तो पुस्तक आपका क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। उम्मीद कर रहा हूँ कि कर्ता, क्रिया और कर्म को आप लोग समझ पाए होंगे। एक और यदि हम यहाँ एग्जाम्पल रखें तो कह सकते हैं कि मोहन सुंदर इमारत में कट रहा है। थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे, कट रहा है यहाँ। तो दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं कि मोहन सुंदर इमारत में
रहता है। तो ध्यान देंगे कि कार्य कौन कर रहा है, किसके द्वारा रहा जा रहा है, तो मोहन के द्वारा। तो मोहन यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता। और रहना आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चे, क्रिया हो जाएगा। और सुंदर इमारत, इमारत आपका संज्ञा है। तो जब वाक्य में दो संज्ञा हो तो जो संज्ञा कार्य करती है उसे हम क्या कहेंगे, कर्ता। और दूसरी जो संज्ञा बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और यह कर्म की विशेषता है कि वह क्या क्या सुंदर है। तो यहाँ कर्म का यह विस्तार हो जा रहा है। सुंदर जो शब्द है यहाँ क्या कर रहा है, कर्म का विस्तार, कर्म का विस्तार कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका क्या हो जाएगा, कर्म ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्म। लेकिन कभी कभार आपसे यदि पूछ लिया जाए सुंदर और इमारत, आपका ऑप्शन में दोनों हो कि मोहन सुंदर इमारत में रहता है, इस वाक्य में कर्म शब्द का चयन करिए। मान लीजिए मोहन दे दिया, सुंदर दे दिया, इमारत दे दिया, रहता है दे दिया, तो आप सुंदर को नहीं करेंगे क्योंकि यह विशेषण है। और सुंदर शब्द यहाँ इमारत अर्थात कर्म का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। रियल रूप में देखा जाए तो यही जो इमारत शब्द है यही यहाँ क्या करता है, कर्म का कार्य करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कर्ता, क्रिया और कर्म ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे यही कि वाक्य के तीन तत्व होते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। अब हम लोग वाक्य के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, वाक्य के भागों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखा जाए तो वाक्य के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तो वाक्य के दो भाग होते हैं। आपका पहला देखा जाए तो उद्देश्य होता है और दूसरा भाग देखा जाए तो वाक्य का दूसरा भाग क्या होता है, विधेय। अब बात यह बन रही है कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो आइए इसको समझ लिया जाए। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए या वाक्य के बारे में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे ही क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अर्थात कोई वाक्य है और उस वाक्य के बारे में हम जिस व्यक्ति या जिस प्राणी के बारे में हम उसमें बात करेंगे उस वाक्य में, तो वह व्यक्ति या वह प्राणी क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा। एक बार और समझें कि वाक्य में जिस व्यक्ति या प्राणी के बारे में कुछ बताया जाए या जिस व्यक्ति या प्राणी के बारे में कुछ कहा जाए उस व्यक्ति या प्राणी को क्या कहते हैं, तो उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य। और विधेय किसे कहते हैं, तो इसको समझ लिया जाए कि उद्देश्य के बारे में कही जाने वाली जो पूरी बात होती है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में कही जाने वाली पूरी बात क्या कहलाती है बच्चों, विधेय कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या प्राणी के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है शीतल गीत गाती है। शीतल क्या करती है, गीत गाती है। तो ध्यान से देखें, यहाँ देखेंगे तो किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो शीतल के बारे में बताया जा रहा है। और उद्देश्य का परिभाषा क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में कही जाने वाली पूरी बात क्या कहलाती है, विधेय। तो इस वाक्य में शीतल के बारे में बताया जा रहा है तो शीतल क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य। क्या हो जाएगा, उद्देश्य। हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, उद्देश्य होगा ना। और दूसरा कंसेप्ट कह रहा विधेय किसे कहते हैं, तो उद्देश्य के बारे में कही जाने वाली जो पूरी बात होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विधेय। तो ये आपका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह गीत गाती है, तो गीत गाती आपका क्या हो जाएगा बच्चे, विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय। यदि हम यहाँ पर एक ट्रिक निकालें तो ट्रिक क्या निकलेगा, देखिए कह रहा वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। तो शीतल गीत गाते हैं, इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया, शीतल के बारे में।
और शीतल को यदि हम कर्ता क्रिया कर्म के आधार पर इस वाक्य को देखें तो शीतल क्या हो जाएगा, कर्ता, और गाती आपका क्या हो जाएगा बच्चे, क्रिया, और गीत आपका क्या हो जाएगा, कर्म। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता है, वाक्य में जो कर्ता होता है वही आपका क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य। क्लियर है। तो हम यहाँ लिख लेना कर्ता को ही, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। ट्रिक बनेगा कि नहीं बोलिए, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, यह ट्रिक बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। कि वाक्य में जो कर्ता का कार्य करता है, जो संज्ञा वाक्य में कर्ता का कार्य करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य। क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और इस उद्देश्य के बारे में कही जाने वाली जो पूरी बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय। अर्थात हम कह सकते हैं कर्म और क्रिया यह दोनों क्या हो जाएगा आपका, विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय। एक और वाक्य लेते हैं, जैसे राम साइकिल, रुक जाइए, दूसरा वाक्य लीजिए, राम स्कूल जाता है। वाक्य को लेंगे, अगर हम कर्ता क्रिया कर्म की दृष्टि से हम देखें तो इस वाक्य में कर्ता कौन होगा, राम, कि क्योंकि राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता, और क्रिया आपका क्या हो जाएगा, जाना, और स्कूल क्या हो जाएगा, कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म। अब हम उद्देश्य और विधेय के आधार पर देखें, इस वाक्य में राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया, तो राम के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, राम के बारे में। वैसे यदि बात किया जाए तो जब हिंदी पढ़ाया जाता है तो जब हम किसी मान लीजिए तथ्य का या किसी डिफिनेशन का हम जब एग्जाम्पल लेते हैं तो ये जो राम शब्द है ना, एक कॉमन शब्द है। अधिकतर देखा जाए तो राम और सीता शब्द आता है, ठीक है। तो राम स्कूल जाता है, इसमें अगर हम कर्ता क्रिया और कर्म को देखें तो कर्ता राम हो जाएगा, और जाना आपका या जाता आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, स्कूल आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। लेकिन यदि हम उद्देश्य और विधेय के बारे में देखें तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। क्या कहते हैं, उद्देश्य। पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ इसको हम कर्ता क्रिया कर्म मिलाते हैं तो यह कर्ता हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और यह आपका क्या हो जाएगा, कर्म। अब हम उद्देश्य और विधेय के आधार पर देखें तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। तो राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया, तो आप पाएंगे राम के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, राम के बारे में। तो राम यहाँ क्या हो जाएगा, उद्देश्य। होगा कि नहीं, बोलिए, राम उद्देश्य हो जाएगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता शब्द है वही आपका क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। कहलाएगा ना बच्चों। देखिए, वाक्य में जो कर्ता है उसी के बारे में बताया जा रहा है, और जिसके बारे में बताया जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि स्कूल जाता है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो शब्द है स्कूल जाता है, मान लेते स्कूल जाता है, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय। तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि कर्ता जो होता है वह उद्देश्य होता है, और कर्ता को छोड़ करके वाक्य में जो शेष पद बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि उद्देश्य और विधेय के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर है इतनी बात। तो यदि हम बात करें तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, जैसे SSC GD का हो गया, UPSI का हो गया, ये जो एग्ज़ाम है उसकी घोषणा हो चुकी है। और SI का एग्ज़ाम देखा जाए तो आपका अक्टूबर लास्ट वीक में हर हाल में ले लिया जाएगा, और GD का एग्ज़ाम देखा जाए तो आपका नवंबर के द्वितीय सप्ताह में, लगभग देखा जाए तो 15 नवंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपकी एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है,
और आप अभी से जग जाइए, पूरे जोश खरोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप जगें और पूरी ईमानदारी के साथ डट करके सामना करें। अपने दोस्तों को भी आप बताएं। लेकिन एक बात और है कि यदि आपको तैयारी करना है तो आप दोस्त और हित मत देखिए, क्योंकि कहा गया है मेरे भाई कि यदि जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। क्या कहा गया है? यदि जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जब आपका लक्ष्य एकदम निर्धारित है तो निरंतर अपने मंजिल की तरफ आप बढ़ते रहिए। आप दूसरे को मत देखिए वो आ रहा है या हमारे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए कहा गया कि जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते मेरे भाई। और यदि मैं और कहना चाहूँ तो यह भी हो सकता है कि अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा बच्चों। तो इस उम्मीद के साथ आप लोग तैयारी को करें और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को करें। तो चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रचना के आधार पर वाक्य, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य। क्या है पहला? सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है कि इसमें केवल एक बात कही गई होती है। इसमें केवल एक बात कही गई होती है। ठीक है, इसमें केवल और केवल एक बात कही गई होती है बच्चों। जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि मोहन प्रयागराज रहता है। कहाँ रहता है? प्रयागराज रहता है। तो केवल इस वाक्य में एक ही बात बताया गया, क्या? कि मोहन प्रयागराज में रहता है। कहाँ रहता है? प्रयागराज रहता है, और कुछ तो बताया नहीं है। दूसरा यदि हम एग्जाम्पल लें तो सौम्या बैडमिंटन खेलती है। खेलती है। सौम्या के बारे में एक ही बात बताया गया है, क्या? कि सौम्या बैडमिंटन खेलती है और कुछ नहीं खेलती है। तो जिस वाक्य में केवल और केवल एक बात बताई जाए उस वाक्य में क्या हो जाएगा आपका? वह वाक्य क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। ठीक है। मोहन प्रयागराज रहता है, इस वाक्य में यदि हम कर्ता क्रिया कर्म को छाटें तो मोहन क्या हो जाएगा? मोहन कार्य कर रहा है ना, तो मोहन कर्ता हो जाएगा। रहना आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और प्रयागराज क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। अगर हम मोहन प्रयागराज रहता है वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद को छाटें तो वाक्य में जो कर्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। और वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो मोहन के बारे में बताया जा रहा है और वाक्य में आपका मोहन ही क्या है? कर्ता है। इसलिए मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य। प्रयागराज रहता है, इसके बारे में बताया गया, तो कर्ता को छोड़ करके शेष सभी पद क्या कहलाते हैं? तो विधेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम देखें दूसरे वाक्य को लेता हूँ। सौम्या बैडमिंटन खेलती है, तो एक बात बताया गया, इसलिए यह सरल वाक्य हो जाएगा। लेकिन यदि वाक्य में पूछ लिया जाए कि सौम्या बैडमिंटन खेलती है, वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म पद को छांटिए तो जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा वह कर्ता। तो सौम्या कार्य कर रही है, सौम्या क्या हो जाएगा? कर्ता। कौन सा कार्य कर रही है? खेलने का। तो जो कार्य करेगी वह क्या हो जाएगा? क्रिया। क्या खेल रही? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन क्या हो जाएगा? कर्म। तो सौम्या कर्ता, खेलती आपका क्रिया, बैडमिंटन क्या हो जाएगा? कर्म। और सौम्या बैडमिंटन खेलती है वाक्य में उद्देश्य और विधेय को भी देखा जाए। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, या कर्ता को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य में सौम्या के बारे में बताया जा रहा है और सौम्या वाक्य में क्या है? कर्ता है, इसलिए सौम्या क्या हो जाएगा? उद्देश्य। और कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में बताई जाने वाली पूरी बात को क्या कहते हैं? विधेय।
तो बैडमिंटन खेलती है, क्या हो जाएगा? विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय। उम्मीद कर रहा हूँ ये सरल वाक्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यदि हम दूसरे वाक्य रचना के आधार पर जो दूसरा वाक्य होता है वो है मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है? आपका मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य के बारे में कॉन्सेप्ट है, और सबसे अधिक देखा जाए तो मिश्र वाक्य आपसे पूछे जाते हैं। मिश्र वाक्य होता क्या है? इन वाक्यों में दो उपवाक्य लगे होते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है? दो उपवाक्य लगे होते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में दो आश्रित उपवाक्य लगे होते हैं उसमें आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसका कुछ ट्रिक है। अगर मिश्र वाक्य का हम ट्रिक देखें तो इसका की वर्ड है, कुछ ट्रिक वर्ड है, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जिसको, जिसने, उनको, उसे, यद्यपि, तथापि, कि, कामा, कामा समझ रहे हैं ना? कामा ऐसे होता है, आदि, लगा होता है। कंसेप्ट को समझिए कि जो, सो, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, इनको, जिनको, जिसने, उसने, यद्यप, जद्यप, और यह की तथा कामा। यदि वाक्य में की लगा है और कामा लगा है तो भी वाक्य आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मतलब जिस वाक्य में जो, सो, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, कामा और की जो वर्ड है या शब्द है यदि लगा है तो निश्चित रूप से उस वाक्य में क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे कहा जाए जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बच्चे? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी पहला आश्रित उपवाक्य, वैसी करनी यह क्या हो जाएगा? दूसरा आश्रित उपवाक्य। और देखिए मैंने क्या लिखा कि जैसी, वैसी, जैसा, वैसा यदि शब्द आ जाएगा तो वह वाक्य क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। तो जैसी और वैसी शब्द आ गया, तो जैसी और वैसी शब्द आ गया तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अगर यहाँ कहा जाए जो करोगे सो भरोगे, कैसे आपने पहचाना कि जो करोगे सो भरोगे यह वाक्य आपका मिश्र वाक्य है? कैसे आपने पहचाना? तो इसमें देखेंगे कि जो और सो शब्द आ गया है। क्या आ गया है? जो और सो शब्द आ गया है, इसलिए यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल यदि हम लें, कहा जाए वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, थोड़ा सा जटिल हुआ है एग्जाम्पल से कि वह लड़का जो कल आया था वो पढ़ने में तेज है। इस वाक्य में मिश्र वाक्य है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि मिश्र वाक्य है? तो देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो जो शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जो शब्द लगा हुआ है। और जब जो शब्द लग जाएगा तो वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर है?
अब यदि देखा जाए तो दूसरा यदि हम एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मैं जानता हूं कि तुम कठिन परिश्रम करते हो। मैं जानता हूं कि तुम कठिन परिश्रम करते हो। इस वाक्य में मिश्र वाक्य है। यह वाक्य कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। लेकिन आप कैसे जान गए मिश्र वाक्य है? तो मैंने एक कीवर्ड लिखाया है, क्या? की। और इसमें आपने क्या पाया? की। तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा आपका? यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है। वह मनुष्य जिसने महाराणा प्रताप को मारा, वह मनुष्य जिसने महाराणा प्रताप को मारा। और वाक्य और भी बढ़ा दिया जा सकता है कि वह कौन मनुष्य है। अगर हम यहाँ कह दें वह कौन मनुष्य है जिसने महाराणा प्रताप को क्या किया? मारा। तो इस वाक्य, यह बताइए कि यह कौन सा वाक्य है। तो आपने एक कीवर्ड देखा, क्या? जिसने। और जब यह जिसने वर्ड जिस वाक्य में आ जाएगा वह पूरा वाक्य आपका क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब हम देखें तो यदि और एग्जाम्पल लिया जाए शरारती था। मोहन स्कूल में जिस बच्चे को मारा वह शरारती था। तो इस वाक्य में भी आपका देखा जाए तो यह कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। आपने कैसे पहचाना? तो जिस शब्द लग गया है। क्या लग गया है? जिस शब्द लग गया है। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हमने इन वाक्यों को पकड़ लिया कि इस वाक्य में क्या है? मिश्र वाक्य है। तो इस ट्रिक के माध्यम से मज़ा आया कि नहीं आया आपको? बताइए। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य थे। अब तीनों वाक्यों में आपका देखा जाए तो पहला क्या था? सरल वाक्य। उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा जो वाक्य था वह मिश्र वाक्य था। और मिश्र वाक्यों के बारे में मैंने एक ट्रिक बताया और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने बताया कि यह आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। और रचना के आधार पर जो तीसरा वाक्य होता है वह आपका होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। अब देखिए, संयुक्त वाक्य में होता क्या है कि संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य लगे होते हैं और उन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया होता है। एक बार और सुने कि संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं और उन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का क्या किया गया होता है? प्रयोग किया गया होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संयुक्त वाक्य है इसमें समुच्चय बोधक जो शब्द हैं हर हाल में जरूर आएंगे। तो यदि हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द को जान जाएं कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है क्या, तो निश्चित रूप से हम पता लगा लेंगे कि संयुक्त वाक्य कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य होगा, कौन सा मिश्र वाक्य और कौन क्या होगा? सरल वाक्य। क्लियर है? क्योंकि आप पा रहे हैं कि समुच्चय बोधक शब्दों का ही प्रयोग आपका संयुक्त वाक्य में हो रहा है। तो यदि ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग यदि संयुक्त वाक्य में हुआ है तो 100% वह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य ही कहलाएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्द क्या होते हैं।
तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द क्या होते हैं तो ध्यान देंगे, और, अथवा, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, फिर भी, क्योंकि, चूंकि, अर्थात, एवं, फिर भी, या, व आदि शब्द। एक बार और सुने कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्द क्या होते हैं। कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते क्या हैं तो और, अथवा, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, फिर भी, क्योंकि, चूंकि इत्यादि शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द को मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। यदि इसमें से कोई भी शब्द किसी वाक्य में आ रहा है तो वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे राधा सुबह आई और शाम को चली गई, और शाम को चली गई। तो ध्यान देंगे इसमें आपने कीवर्ड क्या देखा कि और शब्द आ गया। क्या आ गया, और शब्द। और शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग किस में होता है तो संयुक्त वाक्य में। तो राधा सुबह आई और शाम को चली गई, इस वाक्य, यह कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य हो जाएगा ना, क्लियर है। दूसरा वाक्य लें, सिराज कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे कि सिराज कठिन परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो सिराज कठिन परिश्रम किया पहला सरल वाक्य, सफलता नहीं मिली यह क्या हो गया दूसरा सरल वाक्य। और इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, किंतु। कौन सा शब्द, किंतु। और किंतु किस प्रकार का शब्द है, सो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। और जिस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय शब्द लग जाएगा वह वाक्य क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। और यदि यह टॉपिक आपको समझ में आ रहा है और आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित हो रहा है तो निश्चित रूप से आप हम सभी शिक्षक गणों का, हम सभी शिक्षक स्टाफ का उत्साहवर्धन के लिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें।